कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। कोलकाता के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ जहां देश भर के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं, वहीं आईएमए ने भी विरोध जाहिर किया है। आईएमए ने 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। पीलीभीत के तमाम अस्पतालों में भी आईएमए के ऐलान के चलते ओपीडी बंद रही है। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी मरीजों का ही इलाज होता नजर आया। वहीं इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। सीजीआई ने कहा है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एक टास्क फोर्स बना रहे हैं। इसमें 9 डॉक्टर्स को शामिल किया गया है, जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपाय की सिफारिश करेगी। टास्क फोर्स में केंद्र सरकार के 5 अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट और राज्य सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी है। आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को दिया गया है। केस की अगली सुनवाई अब 22 अगस्त को होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली 21 अगस्त को पत्नी डोना गांगुली के साथ प्रदर्शन करते नजर आएंगे। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर के जहां एक तरफ देश भर में उबाल है और डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने विरोध प्रदर्शन और हड़ताल को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है, जिसको लेकर के डॉक्टर्स आग बबूला हो गए हैं। आईएमए के डॉक्टर्स ने पप्पू यादव से माफी की मांग कर डाली है। दरअसल पप्पू यादव ने कहा है कि डॉक्टर्स ने हड़ताल करके 12 लोगों को जान से मार डाला है और इस नरसंहार की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, ये पप्पू यादव की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, जिसके बाद जोरदार विरोध प्रदर्शन देखना गया। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने आगे सवाल खड़ा करते हुए ये भी कहा है कि अगर कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म में डॉक्टर ही शामिल पाए गए तो क्या सारे डॉक्टर उस रेप की जिम्मेदारी ले लेंगे। ये स्टेटमेंट है, सांसद हैं पप्पू यादव। जहां भी डॉक्टर दुष्कर्म होता है वहां इसी डॉक्टर समाज को सांप क्यों सूंघ जाता है। ये तमाम तरह के स्टेटमेंट पप्पू यादव की तरफ से दिए गए हैं। उन्होंने ये अहम स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद डॉक्टर्स के अंदर जोरदार गुस्सा देखने को मिल रहा है। पप्पू यादव की तरफ से कुछ सवाल पूछे गए, जिसके बाद ये डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बेहद जो नाराज नजर आए और उसके बाद जोरदार विरोध भी देखा गया। क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा है, पहले जरा वो देखिए। की मौत हो गई, ये 12 मौत के जिम्मेदार कौन होंगे। डॉक्टर पे 302 का मुकदमा नहीं लगना चाहिए। ये लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर तोड़फोड़ करे तो कोई एक्ट नहीं, कोई कानून नहीं। डॉक्टर के कारण पब्लिक मर रही हो, कोई कारण नहीं। सीबीआई इंक्वायरी हो गई, अब इसको क्या चाहिए। मैं सीधा जानता हूं और मानवीय कृत करते हैं ये डॉक्टर लोग। ये इनको गॉड का दर्जा गलत तरीके से दुनिया ने दिए। ये इंसान है और इन्हें इंसानियत का पता नहीं है, मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल का पता नहीं है। अब पप्पू यादव के इस बयान के बाद बिहार में आईएमए के डॉक्टर्स गुस्से में हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर के पप्पू के बयान की निंदा की है। आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह और संयोजक डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि अगर सामूहिक दुष्कर्म में डॉक्टर दोषी पाए गए हैं तो आंदोलन कर रहे डॉक्टर इसकी जिम्मेदारी लेंगे। वहीं डॉक्टर अजय कुमार ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएं। उन्होंने कहा पहले कि पप्पू यादव अगर माफी नहीं मांगेंगे तो आईएमए उनके खिलाफ मोर्चा खोलेगा। देखिए, डॉक्टर्स की मांग यहां पर यह है कि कोलकाता मर्डर केस में दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। डॉक्टर हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग भी कर रहे हैं। आईएमए का पलटवार, पप्पू यादव अगर माफी नहीं मांगेंगे तो आईएमए उनके खिलाफ मोर्चा खोलेगा, या आईएमए की तरफ से कहा गया है। पप्पू यादव ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये गंभीर आरोप भी लगाया कि डॉक्टर्स की वजह से 12 लोगों की जान चली गई है। अब ऐसे में आईएमए का पलटवार पप्पू यादव को, अजय कुमार जो कि संयोजक हैं आईएमए के, उन्होंने कहा कि पप्पू यादव अगर माफी अब नहीं मांगते हैं तो आईएमए उनके खिलाफ मोर्चा खोलेगा। देखिए, डॉक्टर हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग लगातार कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और हर अस्पताल में डॉक्टर्स के लिए मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने की भी मांग हो रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय की सास ने दामाद का कच्चा चिट्ठा भी खोला है। उसने कहा है कि इस घटना में कई लोग शामिल हो सकते हैं, अकेले संजय ये सब नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बेटी के साथ संजय रॉय का व्यवहार तनावपूर्ण रहा है। आरोपी की सास ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी देखिए। उनकी तरफ से कहा गया है कि शादी के 6 महीने तक उनकी बेटी और दामाद के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे।
संजय रॉय की सास की तरफ से बयान, जिसके बाद दोनों के रिश्ते कभी भी ठीक नहीं रहे हैं। ये कच्चा चिट्ठा खोला है सास ने। जब बेटी 3 महीने की गर्भवती थी तो उसने गर्भपात करवा दिया। संजय ने उसकी पिटाई की और पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। इसके बाद मेरी बेटी लगातार बीमार रहने लगी। ये तमाम स्टेटमेंट दिए गए हैं। बेटी को मायके वालों ने उसकी दवाइयों का सारा खर्च भी उठाया, यानी मायके वाले के सपोर्ट की बात वो जो सास है वो कर रही है। यानी संजय किस तरह का व्यक्ति है ये स्टेटमेंट से समझ में आता है। शादी के 6 महीने तक उनकी बेटी और दामाद के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे। ये तमाम स्टेटमेंट जो संजय है उसकी सास की तरफ से दिया गया है। बेटी से मायके वालों ने उसकी दवाइयों का सारा खर्च उठाया। ये तमाम स्टेटमेंट उसकी तरफ से दिए गए हैं। यानी रिश्ते को लेकर के सवाल, उसके बिहेवियर को लेकर के सवाल। अब ऐसे में जब दोनों के रिश्ते को लेकर के सास ने कहा है तो कहीं ना कहीं जो दिमाग है और जो दिमागी स्थिति है वो समझ में आती है। संजय रॉय एक अच्छा इंसान नहीं था। ये तमाम बातें सास की तरफ से कही गई हैं। संजय रॉय के चरित्र के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में। संजय को फांसी दी जाए, संजय रॉय की सास की ये मांग है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सास ये कह रही है कि वो अकेले उसकी संलिप्तता हो नहीं सकती, तो फिर वो दूसरा तीसरा व्यक्ति है कौन? अब जरा सुनिए कि संजय रॉय की सास ने कहा क्या है। मेरा संजय के संग बहुत गलत रिश्ता चलता था। जिस तरह से मैं बेटी को नहीं देख सकता था। शादी 2 साल हुआ था, उसमें बीमार गिरा, मारा धारा, बीमार गिरा। 3 महीना का पेट में बच्चा था, वो भी खराब किया। फिर पुलिस को रिपोर्ट लिखाया, पुलिस रिपोर्ट लिया कालीघाट थाना में। संजय ठीक नहीं था। अब उसको आप लोग फांसी में चढ़ाइए चाहे जो चढ़ाइए। गलत मेरा संग में था, गलत किया है और गलत सजा मिलना चाहिए। 1000 लड़का सही भी रहने से क्या हुआ। अब वैसा हो तो गलत किया है तो उसको तो गलत मान नहीं होगा। हड़ताल पर गए डॉक्टर्स ने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि केंद्रीय संरक्षण अधिनियम की मांग की है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर्स की इस मांग को पूरा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। देश के हर एक कोने से डॉक्टर्स के संगठनों ने इस कानून की मांग रखी है। आखिर क्या है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी जरा जान लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बिल 2022 को सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स के तौर पर जाना जाता है। इस बिल को 2022 में लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल का मकसद डॉक्टर्स के साथ हिंसा को परिभाषित करना और ऐसा करने वाले शख्स के लिए दंड देने का प्रावधान करना है। बिल में हिंसा पर रोक लगाने, दंड देने, हिंसा की जानकारी देने, लोगों तक हिंसा नहीं करने की बात पहुंचाना और शिकायतों का निपटारा करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। जिन स्वास्थ्य कर्मियों को इस प्रस्तावित बिल के दायरे में लाया जाना था, उनमें से कानून के दायरे में कौन कौन है? मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, मानसिक स्वास्थ्य डॉक्टर्स हैं, इसके साथ ही डेंटिस्ट हैं, नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, अस्पतालों के सहायक कर्मचारी इसमें शामिल हैं। इस बिल को 2022 में संसद में पेश किया गया, मगर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि इसके अधिकांश उद्देश्य महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 में यानी 2020 में शामिल थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के आधार पर एक केंद्रीय कानून लाने से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर का मामला सामने आया था। सूत्रों का कहना है कि वर्तमान कानून के तहत ही अपराध और दुष्कर्म जैसे मामलों से निपटा जाता है।